हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा 28 अप्रैल का जो इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, जो है जीएस पेपर 2 से है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, उनके कार्य और उत्तरदायित्व। पहला आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 223, आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाल ही में क्या हुआ, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो संविधान का अनुच्छेद 223 था उसमें निहित जो हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम है राजेश, प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति ने की है। देखिए, अगर उनका पद रिक्त हो, पद मतलब क्या हो, खाली हो, या फिर जब मुख्य न्यायमूर्ति या अनुपस्थिति उनकी या अन्य किसी कारणवश अपने पद के कर्तव्य को निर्वहन करने में असमर्थ होते हो, तो राष्ट्रपति द्वारा जो न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, न्यायालय में कोई अगर अन्य न्यायाधीश होगा, उनमें से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यायाधीश उस पद के कर्तव्य का क्या है, निर्वहन कर सकता है। ठीक है। तो बस इतना ही था, इसमें आर्टिकल 223 बताना था। अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 2 से है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित अथवा भारत के जो हित है उनको प्रभावित करने वाले कारक। SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाने संबंधी पहल। ठीक है। जो कि 3 देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी आपस में जो है एक वो मीटिंग करके बनाई गई है। ठीक है। तो इनके जो व्यापार मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से आयोजित 2 त्रिपक्षीय मंत्रिपरिषद बैठक में जो SCRI है उसकी औपचारिक शुरुआत की गई है। SCRI के बारे में देख लेते हैं। इसका लक्ष्य क्या है, इस क्षेत्र में जो है अंततः मजबूत, स्थायी, संतुलित, समावेशी विकास हासिल करने की दृष्टि से जो आपूर्ति श्रृंखला है ना, उसमें वृद्धि करके एक कुशल चक्र का निर्माण करना। SCRI के तहत जो है शुरुआत में जो आपूर्ति श्रृंखला थी उसकी प्रत्यास्थता क्या होता है, जो हमारी जैसे इलास्टिसिटी होती है ना, जैसे रबड़ होती है, उसको आप खींचेंगे तो क्या होगा, वापस अपने आप को वो रिगेन कर लेती है ना। तो उसी टाइप से जो है प्रत्यास्थता आपूर्ति श्रृंखला को दोबारा रबड़ की तरह जैसे रिगेन करना, अपनी पहले जैसी जो चल रही थी उसको करने के लिए वैसा जो संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियाँ हैं उसको साझा करने निवेश प्रोत्साहन करने वाले जो कार्यक्रम है, उसके अलावा हितधारक को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधता की संभावना का पता लगाने का अवसर प्रदान करने हेतु जो क्रेता और जो विक्रेता सम्मेलन कार्यक्रम है, ठीक है, इसको आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत संभावित नीतिगत उपाय की अगर बात करें तो व्यापार और निवेश के विविधीकरण पर जोर देना। ठीक है। जो इसमें अलग अलग इसमें पार्ट होते हैं उस पर जोर देना। डिजिटल प्रौद्योगिकी, इसके संवर्धित उपयोग का समर्थन करना। ठीक है। डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ में, तो इसमें भी उसको करना। ठीक है। इसका महत्व क्या होगा, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज, जो आपस में उनकी ट्रेड टाइज होंगी, ठीक है, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। इंडिया सजेस्ट लुकिंग एट कंट्रीज़ विद सिमिलर लाइन ऑफ थिंकिंग, भारत की भी यही सोच है। कंट्री शुड बी रिलायबल डिपेंडेबल सप्लायर्स, आपस में जो है डिपेंडेबल सप्लायर्स हो। 5 प्रोडक्ट फॉर विच सप्लाई चेन एग्जिस्ट इन इंडिया में भी सेलेक्टेड, उसके लिए 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए गए हैं। देखते हैं आगे। गैप्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड शेयर विद जैपनीज़, ऑस्ट्रेलिया, COS होता है कॉस्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इंडिया इनवाइट्स जैपनीज़, ऑस्ट्रेलिया कॉस्ट ऑफ सप्लाई टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेस हेयर, उनको बुलाया गया इन दोनों देशों को कि यहाँ पे आके जो है आप अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं। SCI मिनिस्ट्री टू मीट एवरी 4 मंथ, ये जो इसकी मीटिंग होती है वो हर 4 महीने बाद होती है। ठीक है। अगर आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने संबंधी पहल का उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के दौरान जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र था, ठीक है, 1-2 दिन पहले जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उसमें दिखाया था ना, मैंने मैप में दिखा रखा था कहाँ पे है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। उसमें आपूर्ति श्रृंखला को फिर से शुरू करने की जो है संभावनाओं के बीच चीन पर निर्भरता में कमी करना। ठीक है। ये आपस में अगर तीनों देश मिलके जो भी करेंगे तो उससे चीन पर निर्भरता में जो है कमी आएगी। इसका उद्देश्य क्या है, जो आसियान जापान आर्थिक सुनम्य कार्य योजना है, आसियान जापान इकोनॉमिक रेजिलियंस एक्शन प्लान है, और जो हमारा ये है इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप, इस जैसे जो द्विपक्षीय फ्रेमवर्क है उनका निर्माण करना, और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको आकर्षित करना। ठीक है। उसके बाद ये अगला टॉपिक भी GS पेपर 2 से ही है। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ, रणनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय।
तो अगला टॉपिक है वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट। ठीक है, इसमें 5 बड़े-बड़े देशों ने जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने पैसा खर्च किया उनके बारे में बताया गया। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है सिप्रा द्वारा। ठीक है, तो सिप्रा की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन इन स्टॉकहोम्स। ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1966 में फाउंड हुई थी 6 मई को। एंड प्रोवाइड डाटा एनालाइज एंड रिकमेंडेशन फॉर जो भी आर्म्ड जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कहीं पे हो रहा है। ठीक है, आर्म की ट्रेड मतलब आपस में जो है आर्म्स जो हथियार वगैरह बेच रहे खरीद रहे हैं, एज वेल एज डिज़ार्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल। ठीक है, लोकेशन का है स्टॉकहोम स्वीडन में है ये। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन तेज एरलैंडर एल्वा माइड्रेल। ठीक है, तो इसके द्वारा वर्ष 2020 में जो वैश्विक सैन्य रुझान है उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें जो 5 सैन्य व्यय करता है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, भारत, रूस, यूके भी कुल वैश्विक सैन्य व्यय का 62% इन्हीं 5 देशों से हुआ है। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। विश्व के जो शीर्ष सैन्य व्ययकर्ता द्वारा महामारी के दौरान भी 2019 की तुलना में अधिक सैन्य व्यय किया गया। ठीक है, भारत का जैसे चाइना और पाकिस्तान से जो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से 2020 में अमेरिका द्वारा कुल 778 बिलियन, चाइना ने 252 बिलियन, भारत ने 72.9 बिलियन डॉलर का सैन्य व्यय किया। कुल मिलाकर पिछले वर्ष वैश्विक सैन्य व्यय बढ़ाकर 1981 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर हो गया, जो कि वर्ष 2019 के से 2.6% ज़्यादा था। सिप्री के बारे में देखें। अच्छा, ये हमने देख ही लिया वैसे, फिर भी देख लेते हैं। स्वीडन स्थित जो सिप्री है युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि 1966 में बनाया गया। स्वीडिश सदस्य के निर्णय के आधार पर इसकी स्थापना की गई तथा इसके लिए स्वीडिश सरकार से वार्षिक अनुदान के रूप में इसकी कुल निधि का जो है एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। यह संस्था नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया, इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराता है। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट। उसके बाद अगला है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच ये भी जीएस पेपर 2 से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। तो हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ह्यूमन राइट वॉच ने यह कहा कि जो इजराइल है ना, उसके द्वारा फ़िलिस्तीन और जो अरब आबादी है उस पर यहूदी वर्चस्व, ठीक है, जो कि यहाँ की मेजॉरिटी है इजराइल की, बनाए रखने के उद्देश्य से रंगभेद संबंधी अपराध किए जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट वॉच क्या कर रही है? आवागमन पर प्रतिबंध। ह्यूमन राइट वॉच ने आवागमन पर प्रतिबंध, भूमि की जब्ती करने, जबरन जनसंख्या स्थानांतरण, निवासी अधिकारों से वंचित करने, नागरिक अधिकारों के स्थगन सहित कई कार्रवाइयों की ओर भी इशारा किया कि ये सब इजराइल द्वारा किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो जॉर्डन नदी है, ठीक है, जो इजराइल के इधर इस साइड बहती है राइट में, और जो भूमध्य सागर है, इसके बीच के क्षेत्र पर एकमात्र इजराइल सरकार का नियंत्रण है। इजराइल की प्रतिक्रिया देखें तो जो ह्यूमन राइट वॉच है उसके आरोपों को निरर्थक और मिथ्या कहते हुए खारिज कर दिया है। इस पर जो है काफ़ी लंबे समय से इजराइल विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया जा रहा था। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में जो इजराइल है उस पर लगे कथित युद्ध अपराधों के आरोपों की जांच जो आईसीसी है, इंटरनेशनल जो अपराध न्यायालय है, क्रिमिनल कोर्ट है, उसके द्वारा की जा रही है। ह्यूमन राइट वॉच के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1978 में स्थापित हुआ एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में शहर में है, न्यूयॉर्क। यह मानव अधिकारों के संबंध में अनुसंधान जो रिसर्च होता है ना, रिसर्च और उसका समर्थन करता है। यह समूह जो है विभिन्न सरकारों, नीति निर्माताओं, कंपनियों और निजी तौर पर जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं ना, उन पर मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव डालता है। और यह समूह अक्सर शरणार्थियों, बच्चों, प्रवासियों और राजनीतिक कैदियों के प्रति प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य करता है। ठीक है, ह्यूमन राइट वॉच नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद अगला है जीएस पेपर 3 से। ठीक है, मुख्य फसलें, वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना। इसमें जो है एलएसी के बारे में बताया गया है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। ठीक है, मतलब इसमें जो अंडमान निकोबार है उसके 14,491 हेक्टेयर जो एरिया है उसको व्यापक क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना अर्थात लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत जैविक प्रमाणीकरण हासिल करने वाला पहला वृहद संस्पर्शी क्षेत्र बना, लार्ज कॉन्टिजियस टेरिटरी। ठीक है, मतलब इसको जो है सर्टिफिकेट लेना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, इसमें बताया गया है। जो जैविक उत्पादन होता है उसके मानक नियम के तहत रासायनिक इस्तेमाल वाले जो क्षेत्र होंगे जहाँ पे रसायन का इस्तेमाल किया जाएगा फसलों के लिए, उसको जैविक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है।
ठीक है। इस अवधि के दौरान किसानों को मानक जैविक कृषि मानकों को अपनाने और प्रमाणन प्रक्रिया के तहत अपने खेतों को रखरखाव करना होता है। सफलतापूर्वक समापन होने पर ऐसा खेतों में 2 से 3 वर्षों के बाद जैविक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। ठीक है। तो इस योजना के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा विभाग है कृषि और किसान कल्याण विभाग, उसके द्वारा अपनी प्रमुख योजना जो परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, ठीक है, इसके तहत इन संभावित क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए एक अनूठा त्वरित प्रमाणन कार्यक्रम वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण अर्थात लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन इसको शुरू किया गया। ठीक है। उसके अलावा जो LAC के तहत क्षेत्र के जो प्रत्येक गांव है उसको एक क्लस्टर के ग्रुप में माना जाता है। ठीक है। अपने निजी जो खेत हो गए या फिर आपको पास अगर पशुधन रखने वाले सभी जो किसान होंगे उनको जो मानव आवश्यकता होगी, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, उनका पालन करना होता है और प्रमाणित होने के बाद ही उन्हें परिवर्तन अवधि तक इंतज़ार नहीं करना होता है। ठीक है। मतलब उन्हें जो ये लाइसेंस होता है ये मिल जाता है। ठीक है। जो कि 2 या 3 वर्षों के बाद जो है उन्हें मिलता था। LAC की वजह से वो जल्दी मिल जाता है। PGS इंडिया के अनुसार मूल्यांकन के प्रक्रिया द्वारा वार्षिक सत्यापन के माध्यम से वार्षिक आधार पर प्रमाणन का नवीकरण किया जा सकता है। ठीक है। PGS क्या है? पर्टिकुलरली गारंटेड स्कीम ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके लाभ क्या होंगे? सबसे पहले जो आपको 2 या 3 वर्षों में मिल रहा था वो तुरंत ही मिल जा रहा है। ठीक है। प्रमाणन जो हो रहा है, प्रमाणन प्रक्रिया को प्रमाणीकरण जो अधिकारी होते हैं उसके द्वारा विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन और समय समय पर जो है सत्यापन की आवश्यकता होती है। LAC के तहत आवश्यक प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई है और क्षेत्र को लगभग तुरंत प्रमाणित किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है पायरासोल परियोजना, प्रोजेक्ट पायरासोल GS पेपर 3 संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। हाल ही में जो चेन्नई में एकीकृत जो सोलर डायर और पायरासोलिसिस पायलट है प्लांट है उसकी आधारशिला रखी गई चेन्नई में। ठीक है। ये पायलट जो है इंडो जर्मन परियोजना पायरासोल का एक हिस्सा है, इंडो और जर्मन, जिसका शुभारंभ स्मार्ट शहरों के जो शहरी जो जैविक कचरा होता है उसको बायोचार और ऊर्जा में बदलने के लिए किया गया। ठीक है। जो मतलब डिग्रेडेबल होता है, जो मिट्टी में डालने के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है। वो होता है, जैविक कचरा होता है। तो यह पायरासोल प्रोजेक्ट इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा जो CSIR है, जो इंडिया की वो है फर्म है, CSIR को प्रदान किया गया। ठीक है। यह परियोजना अंततः जो भारतीय स्मार्ट शहर है उसके फैब्रिज ऑर्गेनिक वेस्ट और उसके अलावा सीवेज जो स्लज होता है, सीवेज वेस्ट होता है, उसके संयुक्त प्रसंस्करण, मतलब इन दोनों को मिला के उसके लिए प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ ऊर्जा रिकवरी, कार्बन अनुक्रमणीकरण और पर्यावरण सुधार से संबंधित अत्यधिक उपयोगी बायोचार और स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था को जो ये है बढ़ावा देगा। पायरासोल प्रोजेक्ट के बारे में, यह परियोजना भारतीय स्मार्ट शहरों के साथ साथ अन्य जो शहर होंगे केंद्रीय में एकीकृत और संवादात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ शहरी कचरे का जो संग्रह होगा, उपचार करेगी, उसका निपटान करेगी, प्रणालियों के प्रबंधन और आयोजन पर जो है केंद्रित होगी। उसके बाद है IGSTC। इसके बारे में IGSTC जो वो वहाँ की है, जर्मन की है, उसकी स्थापना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जो जर्मन सरकार है उसके द्वारा किया गया। इन दोनों ने मिलकर मतलब इसकी स्थापना की है, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत जर्मन की जो रिसर्च है, अनुसंधान है और प्रौद्योगिकी है, नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए अनुपयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास एवं उद्योग में जो है भागीदारी की सुविधा प्रदान करने पर जोर देना। IGSTC अपने प्रमुख कार्यक्रम में 2+2 परियोजना के माध्यम से जो भारत और जर्मनी है उसमें जो भी अनुसंधान, अकादमिक संस्थान और जो सार्वजनिक या निजी उद्योग होंगे उनकी क्षमता को समन्वित करके जो नवाचार केंद्रित है, नवाचार क्या होता है? इनोवेशन, कुछ भी नया बनाना। ठीक है। इनोवेशन, अनुसंधान और विकास परियोजना को उत्प्रेरित करेगी। ठीक है। तो बस इतना ही, छोटा ही था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। बाकी अगर किसी को पीछे के 26 और 27 के चाहिए तो आप मैसेज में बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा अभी। बाकी कल जो है जो इकोनॉमिक चैप्टर है 365 का, उसके दूसरा और तीसरा चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। दिन में या शाम तक। ठीक है। तो उसको भी जल्दी से जल्दी फिनिश करने की अब सोचेंगे ताकि एनवायरनमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आता है तो। उसके अलावा हैव अ गुड डे।